सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो जैसा कि हमारा एक सीरीज चल रही थी पूरी किरण पब्लिकेशन से इंडियन पॉलिटी की, हम ऑलरेडी एंशिएंट हिस्ट्री और मेडाइवल हिस्ट्री कंप्लीट कर चुके हैं किरण पब्लिकेशन से, और अभी हम इंडियन पॉलिटी कवर कर रहे हैं। और इंडियन पॉलिटी का आज हमारा सेशन नंबर 7 है, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 106 to 140 कवर करेंगे टाइप 2 के। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। Question number 106. The fundamental duties were incorporated in the Indian Constitution on the recommendation of which committee? तो फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं वो कौन सी कमेटी के रिकमेंडेशन से ऐड हुई थी अपने किस में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है उनको भी डिस्कस करेंगे इसमें। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखो फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है, कौन से पार्ट में है। ठीक है, तो ये है पार्ट अपना कौन सा है, पार्ट इज 4A। ठीक है, पार्ट 4A। और अपना आर्टिकल नंबर कौन सा है, फंडामेंटल ड्यूटीज की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, ड्यूटीज किसके लिए हैं, ये सिटीजन्स के लिए हैं। ठीक है, क्योंकि सिटीजन्स को कुछ फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं, तो इसलिए उनकी भी कुछ ड्यूटी बनती है। तो इन लिए फंडामेंटल ड्यूटीज किसके लिए हैं, सिटीजन्स के लिए हैं। ठीक है, तो इसके लिए आर्टिकल अपने पास कौन सा, आर्टिकल इज 51A। ठीक है, और कितने हैं ये, तो नंबर ऑफ ये कितनी है, तो इसको हम लिखेंगे 10+1 दैट इज 11। ठीक है, अभी 10+1 क्यों लिखा है तो इसको भी समझते हैं अभी। ठीक है, ये 3 पॉइंट हो गए आपके पास। फोर्थ पॉइंट आपको क्या लिखना है कि फंडामेंटल ड्यूटीज हमने कहाँ से बोरो करी है। ठीक है, तो हम बोरो हमने कहाँ से करी है, ये फंडामेंटल ड्यूटीज, तो फंडामेंटल ड्यूटीज हमने बोरो करी है USSR से। ठीक है, ये क्लियर हुआ इतना। और नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट आपको क्या लिखना है कि उसके बाद ये इसकी कमिटी कौन सी है। ठीक है, सो किसके रिकमेंडेशन से ये इसमें इनकॉर्पोरेट करी गई थी और कब करी गई थी, अब ये दोनों पॉइंट देखते हैं फटाफट से। सो किसके रिकमेंडेशन से करी गई थी, तो ये स्वर्ण सिंह कमेटी। ठीक है, आपको ये नाम याद रखना है। जब भी फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड कोई कमेटी पूछी जाए तो वो एक ही कमेटी है, कौन सी कमेटी है, स्वर्ण सिंह कमेटी। ठीक है, स्वर्ण सिंह कमेटी किससे रिलेटेड है, फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड है। ठीक है, यानी कि इस कमेटी के रिकमेंडेशन पे ही फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड करी गई थी। कब ऐड करी गई थी ये, तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, कौन सा, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कब हुआ था, 1976 में हुआ था ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें कि स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन से फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड करा गया था किस में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, और उसके बाद इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज में एक इसमें क्या हुआ है, एक अमेंडमेंट और हुआ है। वो कब हुआ है, अर्लियर जो था, यानी कि पहले हमारे पास कितनी थी, हमारे पास 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थी। ठीक है, उनको भी देख लेंगे एक बार कौन कौन सी हैं वो। तो पहले 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थी, लेकिन एक बाद में ऐड करी गई। एक कौन से अमेंडमेंट एक्ट में ऐड करेगी, तो ये 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में ऐड करी गई। और 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किससे रिलेटेड है, तो ये अपना राइट टू एजुकेशन से रिलेटेड है। ठीक है, राइट टू एजुकेशन से रिलेटेड है। ठीक है, जो कि किस में डाला गया था, आपका आर्टिकल नंबर 21A में डाला गया था। ठीक है, 21 के सब पार्ट में डाला गया था आपका। और ये कब आया था, ये 2002 में ये कब अमेंडमेंट हुआ था। ठीक है, तो काफ़ी सारी चीज़ें एक बार फटाफट से समअप करते हैं इसको कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं वो कौन सी कमेटी के रिकमेंडेशन से ऐड हुई थी, तो वो स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन से ऐड हुई थी। कब ऐड हुई थी, तो 1976 में जब 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था तब ऐड हुई थी। क्लियर हुआ, कितनी ऐड हुई थी, तो उस टाइम हमारे पास थी सिर्फ 10 फंडामेंटल ड्यूटीज, लेकिन एक फंडामेंटल ड्यूटी को हमने ऐड किया कब, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में, जब ये राइट टू एजुकेशन आया। और ये 11 नंबर की अपने पास क्या है, ये जो 11th हमने ऐड करी थी उसमें क्या बता रखा है कि ये पेरेंट्स और उनके गार्डियंस की क्या, पेरेंट्स या जो स्टूडेंट्स के गार्डियंस हैं उनकी ये ड्यूटी बनती है कि वो अपने जो उनके बच्चे हैं, अपने चिल्ड्रन को वो स्कूल भेजें बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स। ठीक है, अगर बच्चे 6 to 14 ईयर्स के बीच में हैं तो उनको स्कूल भेजें, ये ड्यूटी बनती है किसकी, पेरेंट्स की। ठीक है, तो ये फंडामेंटल ड्यूटी कौन सी है, 11। क्लियर हुआ इतना बात, आई होप ये सारी चीज़ आपको क्लियर है। फटाफट से इसको नोट्स में अपने नोट डाउन कर लेना। सारी चीज़ें फंडामेंटल ड्यूटीज से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन है ना, वो हमने एक ही पार्ट में, एक ही क्वेश्चन में डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें अपने पास एक जगह नोट में अपने लिख लो। ठीक है, नोट टेकिंग ज़रूर करना। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 107, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, in Indian Constitution, fundamental rights were taken from the Constitution of.
ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स हमने कहाँ से बोरो करी हैं? तो फंडामेंटल राइट्स हमने बोरो करी हैं यूएसए से, ठीक है। अब फटाफट से ना एक बार ये तीनों चीज़ देख लो, एक है फंडामेंटल राइट्स और दूसरा क्या अपने पास डीपीएसपी और दूसरा है फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है। ये तीनों चीज हमने कहाँ से बोरो करी है? तो फंडामेंटल राइट्स हमने देख लिया, फंडामेंटल राइट्स हमने यूएसए से बोरो करी है। देन डीपीएसपी हम काफी बार पढ़ चुके हैं, डीपीएसपी हमने कहाँ से बोरो किए हैं? आयरलैंड से बोरो किए हैं, ठीक है। इसको हम काफी बार इस क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। अभी हमने रिसेंटली क्या डिस्कस किया? फंडामेंटल ड्यूटीज। तो फंडामेंल ड्यूटीज हमने कहाँ से बोरो किए हैं? ये हमने यूएसएसआर से बोरो किए हैं। समझ आया? क्लियर हुआ अच्छे से? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलिटिकल राइट, ठीक है। पॉलिटिकल राइट कौन सी राइट होती है? यानी कि वो राइट जिससे कि क्या होगा, जिससे कि पॉलिटिकल अफेयर्स यानी कि पॉलिटिकल जो अफेयर्स है कंट्री के, उसमें हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ऐसी राइट हमारे पास कौन सी है? तो ये हमारे पास राइट टू वोट है, ठीक है। राइट टू वोट से हम क्या कर रहे हैं? अपनी कंट्री के पॉलिटिकल अफेयर्स में क्या कर रहे हैं? पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे लिए क्या है? ये हमारे लिए पॉलिटिकल राइट है। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 109, हु कैन इम्पोज रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस ओवर फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स के ऊपर एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाने का मतलब किसके पास हक है, ठीक है। तो ये कौन कर सकता है? तो ये अपना पार्लियामेंट कर सकता है, ठीक है। पार्लियामेंट के पास आर्टिकल 368 में क्या है? पावर ऑफ अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। आर्टिकल 368 क्या पावर देता है पार्लियामेंट को? कि पार्लियामेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कर सकता है? अमेंड कर सकता है, ठीक है। तो सिमिलरली फंडामेंटल राइट्स के ऊपर कुछ भी अगर रिस्ट्रिक्शन लगाने तो वो उसके पावर किसके पास है? वो पार्लियामेंट के पास ही है, ठीक है। एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है, मतलब बिल्कुल ही उसको खत्म तो नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है ये। फंडामेंटल राइट्स क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। और हमने पढ़ा है कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो कभी चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। क्लियर है इतना बात? क्वेश्चन नंबर 110, प्रोविजन ऑफ सिटीजनशिप इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिकेम एप्लीकेबल इन, ठीक है। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब देखो एक चीज यहाँ पे समझना आप लोग, इसका जो आंसर है ना वो क्या आएगा आपका? 1949 आएगा, ठीक है। लेकिन कंफ्यूजन किस में हो सकती है? 1949 और 1950, इन दोनों पॉइंट्स में कंफ्यूजन हो सकती है। लेकिन मैं आपको अभी इसका एग्जांपल देता हूँ कैसे ये आंसर ये है। तो देखो, जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए हमारे पास दो डेट्स हैं, ठीक है। एक तो हमारे पास है 26 नवंबर 1949 और एक है हमारे पास 26 जनवरी 1950, ठीक है। हुआ क्या था कि इस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के एकदम प्रिपेयर हो गया था, और लेकिन हमने इसको अडॉप्ट कब किया था? मतलब अडॉप्ट हमने इसको कब कर लिया था? इसी दिन अडॉप्ट कर लिया था, ठीक है, कि हमारे यही अब कॉन्स्टिट्यूशन है। लेकिन ये फुली एग्जीक्यूट कब हुआ था? तो ये एग्जीक्यूट करा गया था 1950 को, 26 जनवरी 1950 को, ठीक है, यानी कि 2 महीने बाद। अब देखो हुआ क्या था कि 26 नवंबर 1949 को ना कुछ आपके 16 आर्टिकल्स थे जिनको क्या कर दिया था? एग्जीक्यूट कर दिया गया था, ठीक है। यानी कि ये 16 आर्टिकल जो थे ये 26 नवंबर 1949 से ही एप्लीकेबल थे, ठीक है। और ये आर्टिकल कौन से थे? जो एकदम उस टाइम अटमोस्ट कंसर्न जो था ना वो किन चीज़ों को लेकर था कि सबसे पहले तो जैसे ये नहीं था कि यार इंडिया में इंडिया का सिटीजन कौन है और पाकिस्तान कौन जा रहा है, ठीक है। उस टाइम क्योंकि डिवीजन वाला था, तो इंडिया कौन है, पाकिस्तान कौन जा रहा है, तो मतलब सिटीजनशिप के बारे में समझ नहीं आ रहा था कि इंडिया के सिटीजन्स कौन है। तो सिटीजनशिप से रिलेटेड जो थे आर्टिकल्स वो 26 नवंबर 1949 को ही एप्लीकेबल कर दिए गए थे। और अभी मैं आपको 16 आर्टिकल्स बताता हूँ कौन कौन से थे ये, ठीक है। तो ये भी इजीली लर्न हो जाते हैं, कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। तो देखो 5, 6, 7, 8 और 9, ठीक है। इसको ग्रुपिंग में करके याद करते हैं ना, आसान से याद होता है, ठीक है। 5, 6, 7, 8, 9, उसके बाद आपका 60, ठीक है। 60 के बाद आता है आपका 324 के बाद आपका आता है 366, 367, ठीक है। अगेन अब 7 से आएगा ये तो 379 और 380, 379, 380 और 388, उसके बाद आपके 391, 392, 393 एंड 394, ठीक है। तो ये कुछ आर्टिकल्स थे आपके जो कि कब एग्जीक्यूट हो गए थे। ये मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कितने बहुत बड़ा था, है ना, 396 आर्टिकल्स थे। लेकिन ये जो आर्टिकल्स थे ना, ये कुछ 16 आर्टिकल्स ये एग्जीक्यूट कर दिए गए थे 26 नवंबर 1949 को। अब आप देखो ये जो आर्टिकल्स हैं 5 to 9, ठीक है, 5 to 9 जो आर्टिकल्स हैं वो किसके अंदर आते हैं? अपने सिटीजनशिप के अंदर आते हैं। सिटीजनशिप कौन सा है? पार्ट 2 है अपना।
पार्ट 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, तो 5 to 11 जो आर्टिकल्स हैं वो किसके अंदर आते हैं, पार्ट 2 के अंदर आते हैं, और ये कौन सा पार्ट है, ये सिटीजनशिप है। क्लियर है। सो अब ये वाले आर्टिकल्स देखो 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है, ये जो बाकी के जो कितने, ये 5 आर्टिकल्स हैं, ये एग्जीक्यूट कर दिए गए थे 26 नवंबर को, तो ये किसके अंदर आते हैं, सिटीजनशिप के तो आर्टिकल्स हैं। तो इसलिए सिटीजनशिप जो थी उसके प्रोविजंस वो कब एग्जीक्यूट कर दिए गए थे, एप्लीकेबल कब से हो गए थे, तो 1949 से ही हो गए थे ये। ठीक है, तो इसका आंसर 1950 नहीं है, इसका आंसर 1949 है, क्योंकि 1949 26 नवंबर को ये एप्लीकेबल हो गए थे। समझ आया, क्लियर हुआ इतना बात। ठीक है, चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 111, इन विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द फंडामेंटल ड्यूटीज आर एनश्रिंड। ठीक है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में है। ठीक है, काफी सिंपल क्वेश्चन है, फंडामेंटल ड्यूटीज कौन से पार्ट में है, पार्ट 4 है। ठीक है, काफी सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 112, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें से कौन सा हमारे पास फंडामेंटल राइट नहीं है, ठीक है, एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो राइट टू एजुकेशन, ये है हमारे पास फंडामेंटल राइट, तो बिल्कुल है। ये कब ऐड किया था गया था, आपके 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002, जिसके तहत क्या बताया गया कि जो जितने भी बच्चे 6 से 14 साल तक के उनको क्या क्या दी जाएगी, फ्री कंपल्सरी एजुकेशन उनको दी जाएगी। ठीक है, फ्री एजुकेशन उनको दी जाएगी। क्लियर है। तो आर्टिकल आपका कौन सा आर्टिकल इसमें आता है, 21A। ठीक है, हो गया ये भी। अब राइट टू इन्फॉर्मेशन आपका किसके अंदर आता है, तो राइट टू इन्फॉर्मेशन आपका एक फंडामेंटल राइट है। ये किसके अंदर आता है आपका, ये आपका राइट टू फ्रीडम, यानी आर्टिकल 19 के अंदर। आर्टिकल 19 में 19 का सब पार्ट 1, ठीक है, आपका आर्टिकल 19 आपका क्या है, राइट टू फ्रीडम। ठीक है, राइट टू फ्रीडम आपका क्या है, आर्टिकल 19 है। तो इसमें इसके ही सब पार्ट में आपका क्या आता है, राइट टू इन्फॉर्मेशन भी आता है। ठीक है, जहाँ पे आपको राइट टू, ये आपका राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ये वाले हैं, तो इसके अंदर ही आपका राइट टू इन्फॉर्मेशन भी आता है। ठीक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन RTI। ठीक है, नेक्स्ट आपका राइट टू स्पीच, ये किसके अंदर आता है, ये भी सिमिलर इसी आर्टिकल के अंदर आता है। आपका राइट टू स्पीच भी आपका किसके अंदर आ गया, राइट टू फ्रीडम के अंदर आ गया, यानी आर्टिकल 19 के अंदर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट राइट टू प्रॉपर्टी, तो ये आपका पहले आर्टिकल 31 में था, आर्टिकल 31 में था, लेकिन इसको फिर रिमूव कर दिया गया। कब रिमूव कर दिया गया आपने, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 में इसको रिमूव कर दिया गया था। और राइट टू प्रॉपर्टी को अब फंडामेंटल राइट नहीं है राइट टू प्रॉपर्टी, अब ये क्या है, एक लीगल राइट है। ठीक है, क्लियर हुआ। तो राइट टू प्रॉपर्टी इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। क्लियर है, और बाकी सब क्या है, फंडामेंटल राइट है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 113, व्हाट इज मेंट बाय सोशल जस्टिस। ठीक है, सो सोशल जस्टिस का मतलब क्या है, जस्टिस इन टर्म्स ऑफ सोशल। ठीक है, एक तो जस्टिस प्रोवाइड करना है कैसे, सोशल वे में। अब इसका मतलब क्या है, इकोनॉमिक राइट्स नहीं, वो इकोनॉमी से रिलेटेड हो गया, ये पॉलिटिकल से रिलेटेड हो गया। सोशल का मतलब क्या है, जो समाज। ठीक है, हिंदी में अगर बात करें तो सोशल का मतलब क्या है, समाज से रिलेटेड, यानी कि ऑल काइंड्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट, क्रीड, कलर, सेक्स शुड बी एलिमिनेटेड। ठीक है, तो ये जितने भी डिस्क्रिमिनेशन है ये सब एलिमिनेट होना चाहिए। इसी को हम क्या बोलते हैं, सोशल जस्टिस बोलते हैं। ठीक है, यानी कि समाज में उनको क्या मिले, एक समान दर्जा मिले। ठीक है, क्लियर हुआ इससे, तो एक डिस्क्रिमिनेशन उनके अगेंस्ट ना हो, तो यही इसी को हम क्या टर्म करते हैं, दिस इज टर्म्ड एज सोशल जस्टिस। क्लियर। नेक्स्ट 114, डैश आर एसेंशियल फॉर लिबर्टी। ठीक है, लिबर्टी के लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है, रेस्ट्रिक्शंस, राइट्स, प्रिविलेजेस और लॉज। ठीक है, तो देखो लिबर्टी का मतलब क्या होता है, फ्रीडम। तो फ्रीडम अगर हमें मिल रही है तो उसके लिए हमें उसके साथ साथ और क्या मिलना चाहिए। ठीक है, अगर हमें रेस्ट्रिक्शंस मिल रही है तो रिस्ट्रिक्शन और फ्रीडम का तो फिर मतलब ही क्या हो गया, है ना, ऑपोजिट हो गया एकदम। जब रिस्ट्रिक्शन ही लगानी है तो फिर फ्रीडम का मतलब ही क्या रह गया। राइट्स मिल रही हैं, उसका मतलब है कि जो राइट्स हैं वो एसेंशियल हैं। ठीक है, राइट्स जो मिल रही हैं, हमें अगर कुछ राइट्स मिल रही हैं, है ना, तभी हम क्या मानेंगे कि हमारे पास क्या है, हमें कुछ लिबर्टी मिल रही है। मतलब लिबर्टी ऐसा नहीं कि आप कुछ भी जाके मतलब किसी का भी मर्डर कर दिया, ये सब कर दिया। ठीक है, तो ये लिबर्टी नहीं है आपके पास। ठीक है, आपको क्या है, जो कुछ राइट्स मिली हुई हैं, जो हमारी फंडामेंटल राइट्स मिली हैं, उसकी वजह से हमें क्या मिली हुई है, कुछ लिबर्टी मिली हुई है ना। जो अपना आर्टिकल 19 है, राइट टू फ्रीडम, तो उसमें हमें दे तो रखी है फ्रीडम, तो बस वही लिबर्टी है अपने पास। ठीक है, वो क्या है, एक लॉफुल लिबर्टी है। ठीक है, मतलब लॉ के अंदर रहकर हमारे को क्या मिल रखी है, लिबर्टी मिल रखी है। समझ आया। तो राइट्स आर एसेंशियल फॉर लिबर्टी। क्लियर। नेक्स्ट 115, which one of the following is issued by court in case of an illegal detention of a person। ठीक है, सो कोर्ट कौन सी रेट इशू करता है जब भी इलीगल डिटेंशन होता है किसी पर्सन का,
तो ये रिट होती है हबीज कॉर्पस। अगर आपको रिट के बारे में नॉलेज नहीं है तो आप लोग सेशन नंबर 4 चेकआउट कर सकते हैं, किसका, इंडियन पॉलिटी का, ठीक है। क्लियरेंट पब्लिकेशंस जो हम सेशन नंबर 4 हमने किया था, तो उसका सेशन नंबर 4 का मैं आपको लिंक आई बटन में प्रोवाइड कर दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो रेट के लिए आप लोग सेशन नंबर 4 देख लेना, उसमें हमने पांचों रेट को काफ़ी अच्छे से समझा था पहले, ठीक है। फिर हमने रेट के क्वेश्चन करे थे, क्योंकि उसमें रेट्स के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा थे, तो इसलिए पहले हमने पांचों रेट को समझा था, उसके बाद हमने रेट के क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया था, ठीक है। उस सेशन, एक सेशन को आप अटेंड कर लोगे, बहुत छोटा सा है, उसमें हमने पांचों रेट को समझा था, ठीक है। तो सेशन नंबर 4 अटेंड कर लेना। उसमें स्टार्टिंग का पार्ट है, हमने मतलब उसमें मैंने टाइम स्टैम्प दे रखा है, तो आप टाइम स्टैम्प के अकॉर्डिंग रिट वाला पार्ट जितना भी है आप पहले रिट वाला पार्ट देख लेना, उसके बाद समझ आ जाए तो आगे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेना। क्लियर हुआ? सो इलीगल डिटेंशन के लिए कौन सी रेट इशू की जाती है? हबीज कॉर्पस, ठीक है। नेक्स्ट 116, टू विच कैटेगरी राइट टू वोट बिलोंग्स, ठीक है। राइट टू वोट कौन सी कैटेगरी में आता है? तो ये हमारा कौन सा राइट है? दिस इज आवर पॉलिटिकल राइट, क्योंकि इसकी वजह से हम क्या कर रहे हैं, अभी हमने इस क्वेश्चन को डिस्कस भी किया है, इसकी वजह से हम अपनी कंट्री के पॉलिटिकल अफेयर्स में क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन 117, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी कॉल्ड अ सेक्युलर स्टेट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में हमने पढ़ रखा है अपने फर्स्ट और सेकंड टाइप में। तो सेक्युलर स्टेट हम कब कह पाएंगे? व्हेन स्टेट विच फॉलोज अ पर्टिकुलर रिलीजन, नहीं। स्टेट एंटी रिलीजन, नहीं, ये भी नहीं है। स्टेट विच डज नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन रिलीजन्स, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि क्या करना है, सेक्युलर स्टेट का मतलब क्या है कि ना तो स्टेट को अपना स्टेट का एक रिलीजन बनाना है, ठीक है, ना तो उसको अपने स्टेट का कोई रिलीजन बनाना है, ना ही किसी एक रिलीजन को फेवर करना है, ठीक है। उसको क्या करना है कि हर रिलीजन को इक्वली ट्रीट करना है, ठीक है, इक्वली ट्रीट करना है हर रिलीजन को। तो दैट इज टर्म्ड एज सेक्युलर स्टेट, ठीक है। स्टेट विच एक्सेप्ट्स ऑल रिलीजन्स आर रिलीजन्स ऑफ स्टेट, ठीक है। तो रिलीजन ऑफ स्टेट तो बनाना ही नहीं है किसी भी हाल में, ठीक है ना। नेक्स्ट, फिलअप राइट डैश ड्यूटीज, ठीक है। तो राइट जो मिलती है हमें, उससे फिर क्या होता है, जब हमें कोई राइट मिल गई, ठीक है। अभी मैंने क्या किया कि आप सपोज एक एग्जांपल समझते हैं इसको, कि सपोज आप मेरे ऑफिस आए, ठीक है। आपने क्या किया, आप मेरे ऑफिस आए, आपने कहा कि मैंने सपोज आपको जॉब के लिए हायर किया, ठीक है। अब हुआ क्या कि जो मैंने आपको जॉब के लिए हायर किया, तो मैंने आपको सर्टेन राइट दिए, है ना, कि आप लोग अब आप क्या कर सकते हो, अब आप यहाँ पे ऑफिस आ सकते हो डेली बेसिस पे, और आपका मतलब जो भी काम है, ठीक है। सपोज कि आप लोग कंटेंट डेवलपर हैं, ठीक है। सपोज कि आप क्या हो, आप कंटेंट डेवलपर हो, ठीक है, एडीएमओ में। सो आपको क्या करना होगा कि अब आपको आना है, लाइक जो भी आपके पास, जितना भी आपके पास एरिया आपको अलाउड किया जाएगा, आप उसको एक्सेस कर सकते हो, और जो भी मतलब जितने भी एसेट्स होंगे, ठीक है ना, कंपनी के, आप उनको क्या कर सकते हो, उसको एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या दे दी, मैंने आपको सर्टेन राइट्स दे दी। लेकिन अब आपको करना क्या है, राइट्स मिल गई तो क्या अब आपको खाली बैठना है? नहीं, अब आपकी कुछ ड्यूटी बनती है, ठीक है ना। यानी राइट मिलने के बाद हमारी क्या बनती है, हमारी कुछ ड्यूटी बनती है। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे बैठ के जो भी आपको काम अलॉट किया गया है, अगर आप कंटेंट डेवलपर हो तो आपको क्या है, कंटेंट डेवलप करना है, ठीक है। सो इस तरीके से समझ आया ये। तो जब भी हमें कोई राइट मिलती है तो उसका इम्प्लीकेशन क्या होता है कि हमारी अब उसके बाद कुछ ड्यूटी बनती है, ठीक है ना। तो इसका सिंपल सा मीनिंग क्या है, राइट इम्प्लाइज ड्यूटीज, ठीक है। तो राइट इम्प्लाइज ड्यूटीज, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन फिर भी जल्दी से हमने इसको डिस्कस कर लिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 119, हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स फॉर ग्रांटेड इनिशियली, ठीक है। आ गया वही वाला क्वेश्चन, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लेना। अब यहाँ पे हमें ना क्वेश्चन में कितने दे रखे हैं, फंडामेंटल राइट्स इनिशियली कितनी थी, ठीक है। तो ये फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो पहले कितनी राइट्स थी, पहले 7 राइट्स थी, और अब कितनी हो गई, अब 6 हो गई, ठीक है। सिमिलर केस फंडामेंटल ड्यूटीज के साथ भी है। ड्यूटीज पहले 10 थी, अब उसके बाद बढ़ के कितनी होगी, 11 हो गई, ठीक है। तो ये याद रखना, फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटीज दोनों ही पहले कम थी फिर इंक्रीज हुई, ठीक है। मतलब पहले ये 7 थी, उसके बाद ये कम हुई। कौन सी थी पहले, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको कौन कौन सी है फटाफट से देखो। सबसे पहले हमारा आर्टिकल 14 से स्टार्ट होती है, 14 से 18 तक कौन सी आती है अपनी, राइट टू इक्वालिटी, ठीक है। राइट टू इक्वालिटी आती है, राइट टू इक्वालिटी, ठीक है। सेकंड फिर आ गया 19 से हमारा आता है फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम, ठीक है। राइट टू मैं नहीं लिख रहा तो वो आप लिख लेना, राइट टू फ्रीडम। उसके बाद थर्ड से अपना क्या स्टार्ट होता है, राइट टू फ्रीडम के बाद अपना कौन सा आता है, ये हो गया इक्वालिटी। फिर 18 से अपना 19 तक, फिर अपना 23 24 राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, ठीक है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, ठीक है, एक्सप्लॉइटेशन, ये हो गया 23 24। उसके बाद 25 से फिर हमारा क्या स्टार्ट हो जाता है, राइट टू फॉलो, मतलब राइट टू फॉलो एनी रिलीजन, ठीक है। तो फ्रीडम टू चूज रिलीजन या फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ऐसे इससे लिख सकते हो,
फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है। ये अपना आ गया, फिर 26, 27, ठीक है, 28 तक ये जाएगा। उसके बाद 29 और 30 अपना कौन सा आ गया, ये अपना अपना वो आ गया, ये माइनॉरिटीज वाला है ना। तो ये राइट टू कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, ठीक है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, ठीक है, ऑफ माइनॉरिटीज, ठीक है। माइनॉरिटीज से रिलेटेड ये दो आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 29 और 30, ठीक है। उसके बाद अपना लास्ट आता है जो कि क्या था, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है, रेमेडीज। ये कौन सा अपना आर्टिकल नंबर 32, क्लियर हुआ ये, ठीक है। तो ये अपने पास 6 हो गए, यहाँ पे 4, 5, 6 है, ठीक है ना। तो ये 6 हो गए। उसके बाद 7 जो था आपका आर्टिकल नंबर 31 में था, तो ये आपके राइट टू प्रॉपर्टी था, राइट टू प्रॉपर्टी, ये आपका आर्टिकल नंबर किस में था, 31 में था, ठीक है। तो ये आपके पास जो पहले थी ये 31 आपके पास फंडामेंटल राइट्स हुआ करती थी, लेकिन फिर इसको जब रिमूव कर दिया गया तो आपके पास अब कितनी राइट्स बच रही हैं, आपके पास 6 फंडामेंटल राइट्स अब बच रही हैं, क्लियर हुआ इतने, ठीक है। अब सारी फंडामेंटल राइट अगर आप ये आप कैसे याद कर सकते हो, अगर एक एक करके रट्टा मारोगे तो नहीं होगी। आप लोग आर्टिकल्स तो आपको लर्न होंगे ही, नहीं है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जितना भी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के उसके लिए मैं एक सेशन ले आऊँगा, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। चले अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो क्वेश्चन नंबर 120, हाउ लिबर्टी कैन बी लिमिटेड। सो लिबर्टी अभी हमने इससे सिमिलर एक क्वेश्चन डिस्कस भी किया था। सो लिबर्टी मीन्स फ्रीडम, ठीक है। अब आपको फ्रीडम मिला हुआ है, ठीक है, राइट टू फ्रीडम आपके पास है अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, आपकी फंडामेंटल राइट है। सो लेकिन उसको क्या है, उसको लिमिट भी किया हुआ है, उसको लिमिट किससे किया हुआ है, बाय लॉज, ठीक है। कंट्री के कुछ लॉज हैं, लाइक अगर आप कुछ लॉ को अगर आप क्या करते हो, वॉयलेट करते हो, तो आपको क्या किया जाता है, उसके लिए पनिशमेंट दी जाती है ना। तो लिबर्टी आपके पास ये एब्सोल्यूट लिबर्टी नहीं है, ठीक है, लिबर्टी को लिमिट किया हुआ है किससे, बाय सर्टेन लॉज से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 121, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेफगार्ड ऑफ लिबर्टी इज। सो आपकी लिबर्टी क्या है कि आप अपना जो भी एक इंडिविजुअल की लिबर्टी क्या है कि अपने वो जो भी एक्शंस हैं वो इंडिविजुअली इंडिपेंडेंटली उनको मैनेज कर सके, ठीक है। सो ये उसके लिए क्या है, लिबर्टी है। अब इस लिबर्टी को सेफगार्ड करने के लिए आपके पास क्या है, बोल्ड एंड इम्पार्शियल जुडिशरी, ठीक है। जुडिशरी है आपकी जो सेफगार्ड है आपकी लिबर्टी का, वो कौन है, दैट इज जुडिशरी, ठीक है। जुडिशरी हमारे यहाँ पे क्या है, डिपेंडेंट नहीं है किस पे, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर पे, ठीक है। तो जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, ठीक है। सो या ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 122, which one of the following kinds of equality is not compatible with the liberal notion of equality, ठीक है। यानी कि कौन सी ऐसी टाइप या फिर आप कह सकते हैं कौन सी ऐसी काइंड ऑफ इक्वालिटी है जो कि कंपैटिबल नहीं है किससे, लिबरल नोशन ऑफ इक्वालिटी से, ठीक है। अब ये लिबरल नोशन ऑफ इक्वालिटी क्या है, ये एकदम कोर जो आपका पॉलिटी होता है, जो एकदम कोर पॉलिटी का सब्जेक्ट होता है, तो उसका ये एक पार्ट है, उसका एक ये टॉपिक है, ठीक है। हम इसमें नहीं जाएंगे, इतने डिटेल में हम नहीं जाएंगे। इसको आप इस तरीके से समझो कि इनमें से कौन सी इक्वालिटी है जो हम मतलब हर किसी को नहीं दे सकते, ठीक है। अब आप इसको देखो, लीगल इक्वालिटी हर किसी को मिल सकती है, ठीक है, यानी लॉ से रिलेटेड जो इक्वालिटी है वो हर किसी को मिल सकती है। लॉ हर किसी के लिए क्या है, इक्वल है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, ठीक है। आर्टिकल आपका कौन सा, आर्टिकल 14, ठीक है, इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, ठीक है। उसके बाद पॉलिटिकल इक्वालिटी भी सबको मिली हुई है, यानी कि जो आपके कंट्री के पॉलिटिकल अफेयर्स है उसमें पार्टिसिपेट करना, ये पॉलिटिकल राइट टू वोट है आपके पास, ठीक है, सिटीजनशिप है, तो ये आपके पॉलिटिकल भी मिली हुई है। उसके बाद सोशल इक्वालिटी कि आपके पास डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ठीक है, आर्टिकल 15 है, और भी काफ़ी आर्टिकल्स हैं, ठीक है। आर्टिकल 18 हो गया, एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स वगैरह, ठीक है। इससे आपको क्या है, एक सोशल इक्वालिटी यानी कि सोशल जस्टिस, सोशल इक्वालिटी मिला हुआ है। लेकिन इकोनॉमिक इक्वालिटी एक ऐसा है कि मतलब हम हर किसी को इकोनॉमिक लेवल, इकोनॉमी के लेवल पे, इकोनॉमिक लेवल पे हम किसी को इक्वल नहीं कर सकते, ठीक है। जो यानी कि अब इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ है, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ है वो हर किसी के पास क्या हो, इक्वल हो, ठीक है। मतलब रिच और पुअर वाला कंसेप्ट ही खत्म हो जाएगा अगर ये इकोनॉमिक इक्वालिटी हमने एक्सरसाइज की तो, ठीक है। सो ये एक ऐसा पॉइंट है जो मतलब कि क्या है, थोड़ा कंपैटिबल नहीं है, क्लियर। नेक्स्ट 123, पॉलिटिकल लिबर्टी मीन्स, ठीक है, पॉलिटिकल लिबर्टी मीन्स पीपल्स कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट, फ्री पॉलिटिकल एक्टिविटीज ऑफ द पीपल, ठीक है। तो ये ऑप्शन 2 इज करेक्ट, पॉलिटिकल लिबर्टी। ये पॉलिटिकल लिबर्टी इम्प्लाइज व्हाट, फ्री पॉलिटिकल एक्टिविटीज ऑफ पीपल, ठीक है। तो लिबर्टी मतलब फ्रीडम और पॉलिटिकल मतलब जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये पॉलिटिकल एक्टिविटीज और प्लस फ्री, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 124,
Which one of the following is an item included in the list of fundamental duties of an Indian citizen in the Constitution? ठीक है, सो इसमें से कौन सी हमारी एक फंडामेंटल ड्यूटी है? ठीक है, तो बेसिकली आपको इतना बताना है। उसके लिए आपको टोटल जो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं उनके बारे में जस्ट एक पता होना चाहिए कि उनके की पॉइंट्स क्या हैं, की टर्म्स क्या हैं। ठीक है, पूरी पूरी आपको लाइन लर्न करनी ही नहीं है, बस आपको एक की टर्म्स उनके लर्न होने चाहिए, वो हम अभी देख लेंगे इसी सेशन में। ठीक है, कैसे उनको पढ़ना है एक बार। तो देखो इसका जो है ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, अभी मैं बता दूंगा सारी एक बार फंडामेंटल ड्यूटीज में आपको बता दूंगा इसी सेशन में। तो डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, तो ये हमारी एक फंडामेंटल ड्यूटी है। ठीक है, टू डेवलप अ साइंटिफिक टेम्पर। अब साइंटिफिक टेम्पर का मतलब क्या है, यानी आपने वो टर्म सुना होगा कंसाइंस, है ना, कंसाइंस। ये टर्म क्या होता है कि यू शुड हैव दिस, मतलब इतना आपका थॉटफुल आप होने चाहिए कि आपको पता हो कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग फॉर यू। ठीक है, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग फॉर यू, सो दैट इज नोन एज कंसाइंस। ठीक है, कि आप डिसीजन जो है वो, ठीक है, कंसाइंस से आप डिसीजन ले रहे हैं। ठीक है, मतलब यू नो व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग फॉर यू। ठीक है, तो ये दिस इज द बेसिक टर्म विच इज नोन एज साइंटिफिक टेम्पर। तो साइंटिफिक टेम्पर को हम इस तरीके से आप कंसाइंस से आप इसको इजीली समझ सकते हैं। क्लियर हुआ? अब मैं आपको फटाफट से बताता हूँ कि आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज आपको कैसे लर्न करनी है। ठीक है, तो नंबर 1 पे जो आपकी है वो आपकी है कि आपको रिस्पेक्ट करनी है किसकी, अपने कॉन्स्टिट्यूशन की। कॉन्स्टिट्यूशन की आपको रिस्पेक्ट करनी है। उसके बाद नेशनल एंथम है और नेशनल फ्लैग। ठीक है, इनकी आपको क्या करनी है, रिस्पेक्ट करनी है। ठीक है, सेकंड आता है इसी से रिलेटेड, मतलब हर एक पॉइंट जो है ना एक दूसरे से रिलेटेड है, इसलिए आप समझ सकते हो कि आपके जितना भी फ्रीडम स्ट्रगल में जो भी आइडियल्स थे ना, मतलब आपको उनको आपको आइडियल बनाना है। ठीक है, मतलब आप उनके आइडियाज़ को फॉलो करना है, उनको आइडियल बनाना है, जितना भी आपका फ्रीडम स्ट्रगल वाला पार्ट था। ठीक है, यानी जितने भी आपके फ्रीडम के जो फाइटर्स थे उनको, मतलब उनकी डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी, बेसिकली उनको अपना आइडियल बनाना है, मतलब उनके आइडियाज़ को फॉलो करना है बेसिकली। ठीक है, फॉलो द आइडियल्स ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल करके। ठीक है, मैं जस्ट आपको की टर्म्स बता रहा हूँ इसके। ठीक है, ये हो गया। अब फ्रीडम स्ट्रगल फॉलो हो गया। अब वो फ्रीडम स्ट्रगल जो हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनका एक ऑब्जेक्टिव था कि वो इंडिया की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी को मतलब बनाए रखना चाहते थे। ठीक है, तो इसमें यही आ जाएगा, टू मेंटेन सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, इस तरीके से। अब ये जब मेंटेन होगी, ये कैसे मेंटेन होगी, मतलब सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी ये मेंटेन करने के लिए हमारे पास क्या होगा, जब हम क्या है एक दीवार बन के खड़े हो जाएंगे अपने इंडिया के लिए। ठीक है, एक दीवार बन के हम अपने भारत के लिए हम जब खड़े हो जाएंगे तो वो होगा। ठीक है, उसके लिए तब ये सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी क्या हो सकती है, मतलब अखंडता। ठीक है ना, इंटीग्रिटी मीन्स अखंडता, मतलब पूरा भारत एक ही है। ठीक है, तो ये कब हो सकता है, जब हम अपने भारत के लिए दीवार बन के खड़े हो जाएंगे। ठीक है, तो इससे हम क्या समझते हैं, यानी कि जब भी हमें कंट्री को हमें सर्व करना है, अपनी कंट्री को जब भी हमें बुलाया जाए, मतलब ठीक है, जब भी ऐसी कोई इमरजेंसी सिचुएशन आए कि हमें सिटीजन्स को बुलाया जाए जब भी कंट्री को सर्व करने के लिए, तो वो रेडी हों। ठीक है, हम रेडी होने चाहिए अपनी कंट्री को सर्व करने के लिए जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आती है। ठीक है, ये इसका एक मैंने आपको बता दिया की पॉइंट। ठीक है, उसके बाद ये हो गया कि हमने अपनी कंट्री को सर्व किया। ठीक है, उसके बाद जब भी मतलब ज़रूरत पड़ी। ठीक है, नेक्स्ट 5th आपका आता है कि आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि अब हमने अपनी कंट्री को वो कर लिया, प्रोटेक्ट कर लिया, है ना। अब हमारे पास क्या है, हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जब हम एक साथ रहेंगे, है ना। तो इसमें आ जाएगा आपका ब्रदरहुड वाला, ब्रदरहुड और फ्रेटर्निटी वाला पॉइंट, ब्रदरहुड। ठीक है, एक पॉइंट इससे रिलेटेड है। फिर नेक्स्ट आ जाएगा, अभी हमने प्रोटेक्ट कर लिया। ठीक है, अब क्या है, जब ब्रदरहुड आ गया तो हम क्या है, एक साथ रह रहे हैं। ठीक है, एक साथ रह रहे हैं तो एक दूसरे के कल्चर को हम जानेंगे। ठीक है, और हम क्या करेंगे, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे। और उसके बाद आपका 8th पॉइंट आ जाता है, एनवायरनमेंट हो गया। उसके बाद क्या है, जितना भी पब्लिक आपकी प्रॉपर्टी है, ठीक है, पब्लिक प्रॉपर्टी उसको सेफगार्ड करेंगे, पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफगार्ड करेंगे। ठीक है, ये हो गया। सो नेक्स्ट आपका कौन सा आता है, अब हमने ये डिस्कस कर लिया। अब आपका वो आ जाता है अपना कि आपको क्या करना है, ये वाला जो पॉइंट था। ठीक है ना, तो डेवलप साइंटिफिक टेम्पर। ठीक है, डेवलप क्या करना है, साइंटिफिक टेम्पर, यानी किसी से भी जब डील कर रहे हैं तो आपके पास मतलब थोड़ा सोच समझ के हमें चीज़ों को क्या करना है, एक्सरसाइज करना है। 10th आपका आ जाता है स्ट्राइव फॉर एक्सेलेंस। ठीक है, ये एग्जैक्ट है, स्ट्राइव फॉर एक्सेलेंस, मतलब एक्सेलेंस के लिए आपको मतलब हमेशा रहना चाहिए, आपको उत्तेजित रहना चाहिए एक्सेलेंस के लिए, स्ट्राइव फॉर एक्सेलेंस। नेक्स्ट आपका लास्ट जो आता है वो आता है कि ये जितने भी पेरेंट हैं और गार्डियन हैं उनको ड्यूटी बनती है ये कि वो अपने चिल्ड्रन को क्या भेजें, स्कूल भेजें। ठीक है, वो अपने चिल्ड्रन को कहाँ भेजें, स्कूल भेजें, बिटवीन द एज ऑफ 16 to 14 ईयर्स। ठीक है, 16 to 14 ईयर्स के अगर बीच में
उनके बच्चे हैं तो उनकी ये ड्यूटी बनती है, पेरेंट्स की ड्यूटी बनती है कि वो अपने बच्चों को क्या भेजें, स्कूल भेजें, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी ये 11 क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, ठीक है। तो आप इनको की, ये मैंने आपको की टर्म्स बताएं, बाकी मैं आपके साथ PDF शेयर कर दूंगा इसकी, मतलब लिस्ट में आपको शेयर कर दूंगा, अगर आपके पास नहीं है या आपको नहीं पता है तो लिस्ट में आपको शेयर कर दूंगा, तो उसमें से आप देख लेना, ठीक है। और फिर आप जब इन की टर्म्स को पढ़ोगे तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा, ठीक है। एक के बाद ये रिलेट करते जा रहे हैं एक दूसरे से, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको लर्न कर सकते हो। चलें आगे फटाफट से, क्वेश्चन नंबर 125। व्हेन वर द फंडामेंटल ड्यूटीज इनकॉर्पोरेटेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज कब इनकॉर्पोरेट करी गई थी, तो ये करी गई थी आपके 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कब हुआ था, ये 1976 में आया था, ठीक है। इसमें आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया था, ठीक है। क्लियर हुआ। अभी अमेंडमेंट भी करेंगे बहुत जल्दी, वो सेशन भी आने वाला आपका अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें भी सारे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स है उसको हम लर्न करेंगे उसी क्लास में, हम उसको ट्रिक के साथ थोड़ा एक तरीके के साथ हम उसको लर्न कर लेंगे उसी क्लास में, ठीक है। ये हो गया। अब चलो एक फटाफट से इसका भी रिवीजन कर लेते हैं कि 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जब एक्ट आया था आपका 2002 में, तो उसमें क्या ऐड किया गया था, आपकी 11th जो फंडामेंटल ड्यूटी है उसको ऐड किया गया था, ठीक है। उससे पहले कितनी थी, इससे पहले आपके पास 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थी सिर्फ, ठीक है। तो जो एजुकेशन वाली है कि अपने बच्चों को एजुकेशन के लिए मतलब स्कूल में भेजना है, वो वाली ऐड करी गई थी इसमें। तो ये कौन सा था, ये RT, राइट टू एजुकेशन वाला जो एक्ट आया था, ठीक है। क्लियर हो गया। चलो आगे चलते हैं फटाफट से। हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर देयर इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो अभी हमने देखा इसको 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट 127, द कंसेप्ट ऑफ DPSP इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अडॉप्टेड फ्रॉम, काफी बार पढ़ चुके हैं इस क्वेश्चन को, तो दैट इज आयरलैंड एंड स्पेन। हमने बोरो किया आयरलैंड से और आयरलैंड ने बोरो किया किससे, स्पेन से, ठीक है। तो इसलिए आयरलैंड एंड स्पेन। क्लियर। नेक्स्ट 128, which one of the following chapters in the Indian Constitution guarantees fundamental rights to the people, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स हमें कौन से चैप्टर में गारंटी दी हुई है इसकी, तो आता है आपका कौन सा, पार्ट 3, ठीक है। सो इट इज पार्ट 3। पार्ट 3 में आपका क्या है, फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है। साइड डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से। पार्ट 1 में क्या है आपका, तो पार्ट 1 में इंडिया एंड यूनियन, ठीक है। इंडिया एंड यूनियन, ठीक है। इंडिया एंड यूनियन करके आपका पार्ट 1। पार्ट 2 इज सिटीजनशिप। पार्ट 4 आपका क्या है, फंडामेंटल राइट के बाद क्या आता है आपका, ये DPSP, ठीक है। DPSP आ गया। DPS के बाद पार्ट 4A। पार्ट 4A में क्या है आपका, फंडामेंटल ड्यूटीज। इसको कैसे याद कर सकते हैं, फंडामेंटल एक साथ नहीं आएगा, ठीक है। यानी कि पार्ट 3 में फंडामेंटल आ गया तो पार्ट 4 क्या आएगा, DPSP आ जाएगा, फिर पार्ट 4A में जाके फंडामेंटल आएगा, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटी, ठीक है ना। ऐसे इसको याद रख सकते हैं। 129, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इनकॉर्पोरेटेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन इंस्पायर्ड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, तो ये कहाँ से लिया हमने, आयरलैंड से लिया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 130, एंड विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स सिटीजनशिप राइट्स ऑफ पीपल हु माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया इज मेंशन, ठीक है। इसको मैंने आपको लर्न करवाया था जब पॉलिटी का एकदम फर्स्ट जो सेशन है, आप लोग प्लेलिस्ट में चेक कर लेना, जो एकदम फर्स्ट सेशन है जिसमें मैंने आपको नहीं एकदम फर्स्ट में मैंने आपको पार्ट बताया, फिर नेक्स्ट जो सेकंड यानी सेकंड सेशन में आपको ये मैंने आपको इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स लर्न करवाए थे, ठीक है। तो इसमें क्या है, एक आर्टिकल है सिटीजनशिप कहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये पार्ट 2 की बात करें हम, पार्ट 2 की बात कर रहे हैं, और सिटीजनशिप के आर्टिकल्स कहाँ से हैं, 5 to 11 है, ठीक है। तो 5 में तो ये बता रहा है कि सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो आपका 26 नवंबर 1949 को जो था, ठीक है। तो उस दिन किसको सिटीजनशिप मिली, तो ये सब है। फिर आपका 6 आता है उन लोगों के लिए जो पाकिस्तान से इंडिया आए हैं, ठीक है। फिर 7 हमने क्या पढ़ा था, 7 जो इंडिया से पाकिस्तान गए हैं, ठीक है, यानी जो इंडिया से पाकिस्तान चले गए थे फिर वापस आ गए, तो हमें इतना याद रखना है कि जो इंडिया से पाकिस्तान गए, ठीक है। यानी इसको ऐसे लर्न कर सकते हैं, 6 और 7 एक साथ लर्न करेंगे। 6 में क्या है, जो पाकिस्तान से इंडिया आए, यानी पहले आना है फिर जाना है, ठीक है ना, पहले आना है फिर जाना है। 6 में क्या है, आर्टिकल 6 में जो पाकिस्तान से इंडिया आए, और 7 में क्या है, जो इंडिया से पाकिस्तान गए उनके लिए प्रोविजन है। तो अभी हमें यहाँ से हमारे लिए क्या पूछा है, जो पाकिस्तान से इंडिया आए यानी कि आर्टिकल 6, ठीक है। जो पाकिस्तान से इंडिया आए यानी कि आर्टिकल 6, और जो इंडिया से पाकिस्तान गए वो आर्टिकल कौन सा है, 7 है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट 131, DPSP हैज बीन अडॉप्टेड फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट 132, द सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज, ठीक है। तो अथॉरिटी का जो सोर्स है यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जो अथॉरिटी मिली है वो किसने दी है वो अथॉरिटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, इतना बड़ा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है और इतनी वैल्यू है उस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, ठीक है। हमारे लीगल टर्म्स में अगर बात करें तो इतनी वैल्यू है, मतलब सब कुछ उसी के अकॉर्डिंग चलता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, है ना। जितने भी आपके मिनिस्टर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, सब किसको अबाइड कर रहे हैं, दे अबाइड द लॉज मेड बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। सो ये हो गया आपका, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अथॉरिटी किसने दी है।
तो आपका जो प्रियम्बल स्टार्ट होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है ना, तो वी द पीपल ऑफ इंडिया यानी कि हमने ही इस कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिपेयर किया है ना, कि यानी हम खुद ही अडॉप्ट कर रहे हैं इस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। तो ये आपकी फर्स्ट लाइन है आपके प्रियम्बल की, ठीक है। तो पीपल ऑफ इंडिया, इन्होंने हम जो लोग हैं पीपल ऑफ इंडिया, हमने ही अथॉरिटी दिया अपने जिसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को इतनी अथॉरिटी जो दी है। क्लियर। नेक्स्ट 133, which of the following attribute in the preamble states that no one should treat a fellow citizen as inferior, ठीक है, यानी कि हर एक दूसरे मतलब हमें हर एक दूसरे पर्सन को जो है अपनी कंट्री के अंदर हर एक दूसरे पर्सन को कैसे ट्रीट करना चाहिए, इक्वली ट्रीट करना चाहिए, ठीक है, मतलब हमें उसको एज इंफीरियर ट्रीट नहीं करना चाहिए, हमें क्या इक्वल ही ट्रीट करना चाहिए। तो ये हमें कहाँ से पता चलता है, फ्रेटर्निटी से। फ्रेटर्निटी का मतलब क्या है, यूनिवर्सल ब्रदरहुड, ठीक है, भाईचारा, आपसी भाईचारा, ब्रदरहुड, ठीक है, यूनिवर्सल ब्रदरहुड, आपसी भाईचारा। तो ये हमें पता चलता है किससे, फ्रेटर्निटी से। और ये टर्म कहाँ पे मेंशन है, तो ये टर्म मेंशन है अपने कहाँ पे, प्रियम्बल में। क्लियर है। नेक्स्ट 134, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कम्स अंडर, ठीक है, तो ये किस में आई, तो ये हमें पता है, हमें फंडामेंटल राइट्स में ही दे रखी है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कौन सा आर्टिकल है, तो इट इज आर्टिकल 32, जिसके तहत क्या हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं अगर हमारी फंडामेंटल राइट्स वॉयलेट होती हैं तो, ठीक है, और फिर हम सुप्रीम कोर्ट से क्या रिट इशू करवा सकते हैं। क्लियर हुआ। नेक्स्ट 135, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट गारंटीड बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसमें से क्या गारंटी नहीं है, राइट टू इक्वालिटी गारंटी है, बिल्कुल है, आर्टिकल 14। उसके बाद राइट ऑफ रिलीजियस फ्रीडम, ठीक है, ये भी हमारे पास है, कौन सा आपके पास, ये आपके पास 25 आर्टिकल 25 से लेकर आगे तक चल रहे हैं। देन राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये हमारे पास कौन सा है, आर्टिकल 32, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। देन राइट टू फ्री एजुकेशन फॉर ऑल, ठीक है। अब आपको पता है कि फ्री एजुकेशन तो है, लेकिन क्या सबके लिए है, नहीं, ये सिर्फ 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए ही है, ठीक है। तो राइट टू एजुकेशन है तो सही, लेकिन लिमिटेड है ना, मतलब सबके लिए अवेलेबल नहीं है वो, तो इसलिए ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये गारंटी नहीं है, मतलब सबके लिए नहीं है, फ्री एजुकेशन सबके लिए नहीं है, किसके लिए है, सिर्फ 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए। क्लियर हुआ इतना, चलें आगे। नेक्स्ट 136, द प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट कर्टेल्ड, मतलब प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट जो है उसने क्या किस चीज़ को कर्टेल किया है, ये एक्ट कब आया था आपका, 1950 में आया था। और इसमें से एक प्रोविजन हमारे कौन से है, आर्टिकल 22 में, ठीक है ना, जिसमें आपका प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में बताता है कि मतलब क्या है कि किसी को भी मतलब ऐसे मतलब बिना वारंट के किसी को भी क्या है डिटेन नहीं किया जा सकता है ना। किसी को अगर अरेस्ट करने जा रहे हैं पुलिस, तो उसको क्या होना चाहिए, पुलिस के पास उस टाइम वारंट होना चाहिए, ठीक है, जिसमें आपको कोई डिटेल बताएगा कि आपको इस क्राइम की वजह से या इस पर्टिकुलर चीज़ की वजह से आपको अरेस्ट किया जा रहा है, ठीक है। तो आप पुलिस के पास वारंट होना चाहिए जब भी पुलिस आपको अरेस्ट करने आए तो, ठीक है। तो ये प्रिवेंटिव डिटेंशन है, और उसके ही 24 आवर्स के अंदर अंदर आपको पुलिस को क्या करना पड़ेगा, नियरेस्ट जो भी मजिस्ट्रेट उस टाइम प्रेजेंट होगा उसके आगे पेश करना होगा, ठीक है। तो ये क्या है आपका, तो ये क्या प्रिवेंटिव डिटेंशन आपका क्या कर्टेल करता है, यानी कि क्या खत्म करता है, क्या वॉयलेट करता है, तो आपका ये राइट टू फ्रीडम को खत्म करता है, ठीक है। राइट टू फ्रीडम आपका ये यहाँ पे थोड़ा सा क्या है, आप ये इसका ये वॉयलेशन होता है इसका राइट टू फ्रीडम का, ठीक है, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट का। यानी कि राइट टू फ्रीडम में क्या है कि आपके पास फ्रीडम है, ठीक है, आपको ऐसी कोई उठा के नहीं ले जा सकता है ना। पुलिस आई आपको, पुलिस ने क्या किया, विदाउट वारंट या किसी भी रीजन से पुलिस ने आपको क्या कर लिया, यानी इसमें अब इस एक्ट में क्या प्रोविजन था, बेसिकली जो मेन इस जो बनाया गया ये उसमें ये कि पुलिस जो है या फिर एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो आपको क्या कर सकता है, अरेस्ट कर सकता है, या तो किसी क्राइम, आपने कोई क्राइम कमिट किया है इसलिए अरेस्ट कर सकता है, या फिर आप थ्रेट हो कंट्री के लिए, ठीक है, या फिर आप क्या लग रहे हो, एडमिनिस्ट्रेशन को आप एक थ्रेट लग रहे हो अपनी कंट्री के लिए, तो इसलिए वो आपको अरेस्ट कर सकती है, ठीक है, बिना बताए भी वो आपको अरेस्ट कर सकती है, लेकिन फिर वो लीगैलिटी चेक करेगी, ठीक है, विद इन 24 आवर्स मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दिया जाएगा आपको, और लीगैलिटी चेक की जाएगी। अगर आप गिल्टी फाउंड हुए तो आपको आगे पनिशमेंट वगैरह दी जाएंगी, अदरवाइज आपको क्या कर दिया जाएगा, आपको वहाँ से फ्री कर दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 137, आइडियाज ऑफ वेलफेयर स्टेट आर कंटेन इन, ठीक है, आइडियाज ऑफ वेलफेयर स्टेट किस में कंटेन है, आपके डीपीएसपी में कंटेन है, ठीक है, नहीं हमने डिस्कस किया ऑलरेडी। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी ये किस लिए बनाए गए थे, ताकि एक वेलफेयर स्टेट हम बना सकें। क्लियर। नेक्स्ट 138, इंडियन सिटीजनशिप इज ग्रांटेड बाय, तो इंडियन सिटीजनशिप कौन ग्रांट करता है, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स या फिर मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ठीक है। तो ये दोनों आप आई होप टिक नहीं करोगे, इसमें आपको कंफ्यूजन हो सकती है कि मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है या फिर होम अफेयर्स है। तो देखो सिटीजनशिप मिलने के बाद क्या होगा, मतलब सिटीजनशिप जो है वो किसका एरिया ऑफ कंसर्न है, तो आप सिटीजनशिप क्या है, सिटीजनशिप मिलने के बाद क्या है, आप इंडिया के एक पार्ट बन जाओगे, इंडिया में ही रहोगे, ठीक है।
तो ये होम मिनिस्ट्री के अंदर आता है, ठीक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है। एक्सटर्नल अफेयर्स में आपका जितना ही पासपोर्ट वगैरह वाला काम होता है वो सब काम यहाँ पे होता है, और एम्बेसी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं वो यहाँ पे होती हैं, वो इसमें आती हैं एक्सटर्नल अफेयर्स में, ठीक है। होम मिनिस्ट्री में क्या आता है, जो आपके कंट्री से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है। तो इसलिए सिटीजनशिप जो है, इंडियन सिटीजनशिप इज ग्रांटेड बाय, तो सिटीजनशिप आपको कौन देता है, तो ये आपको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स प्रोवाइड करती है। क्लियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 139, द टर्म फ्रेटर्निटी इन द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स अ सेंस ऑफ ब्रदरहुड, ठीक है, सेंस ऑफ ब्रदरहुड, आपसी भाईचारा, ठीक है। तो फ्रेटर्निटी मीन्स यूनिवर्सल ब्रदरहुड। क्लियर। नेक्स्ट 140, which of the following authorities is or are competent to issue writs for the enforcement of fundamental rights, ठीक है। तो रिट्स इशू करने का जो राइट है या जो अथॉरिटी है वो किसके पास है, प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, या फिर पार्लियामेंट। तो हमने इस क्वेश्चन को ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के पास ये पावर है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के पास कौन सा आर्टिकल में, तो इनके पास आर्टिकल 139 है, और हाई कोर्ट के पास कौन सा आर्टिकल है, तो 226, ठीक है। आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट रिट इशू कर सकता है, और आर्टिकल 139 के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट को इशू कर सकता है, ठीक है, आपकी फंडामेंटल राइट्स को प्रिजर्व करने के लिए, ठीक है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। क्लियर हुआ ये पार्ट, ठीक है। ये याद रखना है आपको दोनों आर्टिकल, ठीक है। जितने आर्टिकल हम इसमें डिस्कस करते जा रहे हैं उनको तो आप एकदम लर्न करते जाओ, अपने पास शॉर्ट नोट में आप लिखते जाओ, ठीक है। उन आर्टिकल्स को तो डेली आप बेसिस पे रिवाइज करते ही जाओ, और साथ ही साथ मैं एक सेशन, एक डिटेल सेशन लेके आऊँगा जिसमें हम सारे जितने भी इंपॉर्टेंट आपके हैं। बाकी अभी जो नेक्स्ट ये हमारा यहाँ पे पार्ट जो है इसका, ये हमारा टाइप 2 खत्म हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। टाइप 2 हमारा खत्म हो चुका है इंडियन पॉलिटी में से। अब जो वैसे भी टाइप 3 स्टार्ट होगा उसमें आपका प्रेसिडेंट वगैरह है, तो इससे प्रेसिडेंट को कवर करने से पहले मतलब ये यूनियन वाला स्टार्ट हो गया यहाँ पे, ठीक है। यूनियन गवर्नमेंट जो है वो स्टार्ट हो गया यहाँ पे, तो उसमें प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ये सब चीज़ें आएंगी। तो इससे पहले वैसे भी हमें बेसिक आर्टिकल्स इनके बारे में पता होनी चाहिए। तो अभी देखते हैं कि या तो हम PYQ के साथ साथ ही डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, जितना भी आर्टिकल आएंगे, या फिर एक सेशन लाना पड़ेगा। तो अगर आपको चाहिए कि पहले एक छोटा सा सेशन आ जाए कि प्रेसिडेंट या यूनियन गवर्नमेंट के जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं हम वो डिस्कस कर लेंगे, फिर हम अपने PYQ को कंटिन्यू कर लेंगे, क्योंकि प्रेसिडेंट से रिलेटेड जो बेसिक आर्टिकल्स हैं, प्रेसिडेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, ठीक है, फिर उसके बाद आपका ये भी आ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट वगैरह आ जाएंगे, ठीक है, तो जुडिशरी वाला पॉइंट आ जाएगा। तो ये सब आपको आर्टिकल्स पता होने चाहिए बेसिक, ठीक है। तो जो भी है, जो भी आपके सजेशन है, जो भी फीडबैक है वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है। और आई होप ये लास्ट ही क्वेश्चन था, तो बिल्कुल ये लास्ट क्वेश्चन था, ये टाइप 2 यहाँ पे कंप्लीट होता है अपना, ठीक है। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, आपको कुछ सीखने को मिला हो, तो आप इस सेशन को लाइक कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और आप लोग हमारी वेबसाइट eduma.in को चेक कर सकते हैं, यहाँ पे आपको फ्री स्टडी मटेरियल के सारे PDFs और आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे बहुत ईजिली, ठीक है। आप वहाँ पे डायरेक्ट जाके इनको डाउनलोड कर सकते हो। एडीमो ऑफिशियल हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको भी आप जरूर ज्वाइन कर लेना। तो यहाँ पे आपको जितने भी आप लोग पिन कमेंट यहाँ पे चेक कर सकते हो, जितने भी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं आपके पास SSC के लिए, वो सारी बुक्स हमने ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल में डाल रखी हैं, तो आप लोग यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो इनको। किरण पब्लिकेशन की सारी बुक्स चली हुई हैं, ठीक है, आप उनको चेकआउट कर सकते हो। तो इतना रखते हैं अपना आज का सेशन। सो थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। जय हिंद।